ध्यान देंगे, ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका लाइफ में कहाँ पे कैसा किस तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि हमें केमिकल रिएक्शन के रेट वगैरह के बारे में बताएगा, जानकारी देगा कि मान लो कोई रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है तो कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने में। ठीक है, और कहीं भी देखेंगे कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कहाँ तक, मान लो हमारे पास 50 रिएक्टेंट होगा तो क्या 50 रिएक्टेंट 50 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, या सिर्फ हो सकता है 30-40 प्रोडक्ट ही दे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन ये भी हो जाएगा कि कितना प्रोडक्ट हम लोग वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और मान लो अगर प्रोडक्ट में अप्लाई करना भी है, हमें इतना प्रोडक्ट इस रिएक्शन से मिल रहा है लेकिन हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो हमें वहाँ पे कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्ट मिलेगा तो कहाँ तक मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इक्विलिब्रियम मान के लो कि मैं सिंपल से रिएक्शन करवाता हूँ कि ए रिएक्टेंट ए रिएक्ट विथ रिएक्टेंट बी एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट सी। ठीक है, यार दिस इज़ द इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि ये वाला रिएक्शन जो मैं डायरेक्शन दिया हूँ ये हमेशा इरिवर्सिबल दिखा रहा है। इरिवर्स मीन्स रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, कि जितने भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है अगर मैं डायरेक्शन ये दिया हूँ तो। ठीक, नीचे वाला कर दिया हूँ मैं एग्जांपल। ठीक है, क्रिस्टल है, वाटर में डियालो कर रहे हैं तो लिक्विड स्टेट में जा रहा है, ये सॉल्यूशन बना दे रहा है। ठीक, तो क्रिस्टल में एग्जाम्पल जैसे शुगर ही ले लेते हैं, तो शुगर को जब वाटर में हम लोग डियालो करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर डियालो करते रहेंगे, वाटर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो जब डियालो करते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसके बाद और अगर शुगर वहाँ पे ऐड करेंगे तो वो डियालो होगा ही नहीं। तो वहीं पे हम लोग देखेंगे कि और मैं शुगर ऐड कर दिया हूँ, ठीक है, उसके बाद भी शेकिंग कर ही रहा हूँ, तो वहाँ से शुगर का कुछ पार्टिकल वाटर में डियालो हो रहा है लेकिन वाटर से कुछ शुगर पार्टिकल निकल करके क्रिस्टल के सरफेस पे आके कलेक्ट हो रहा है। ठीक, मतलब 10 पार्टिकल अगर निकल रहा है तो 10 सॉल्यूशन से भी निकल के क्रिस्टल में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा क्रिस्टल लिक्विड, और ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन का मैं डायरेक्शन वहाँ पे लगा दूंगा। रिवर्सिबल मीन्स कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, कि दोनों तरफ हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे मैं रेट की अगर बात करूँगा तो रेट दो तरीके से मिलेगा यहाँ पे, एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरा है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट बनने का जो रेट है उसी को बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये लेफ्ट से राइट साइड जाना। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं मतलब बन रहा है मीन्स हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वाले डायरेक्शन को बोलेंगे वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स आगे जाने का रेट, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट हमें कन्वर्ट हो गया था लेकिन प्रोडक्ट जो है वापस फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट we can define like state of chemical reaction at which rate of formation of product is equal to the rate of formation of reactant। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्रिस्टल का जो कंसंट्रेशन था और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन था डियालो होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ मान लो मैं डियालो होने के बाद, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना मैं शुगर डियालो होना था मैं कर दिया। मान लो 100 ग्राम मैं वाटर लेता हूँ, उसमें अगर 40 ग्राम शुगर डियालो हो गया और हो ही नहीं रहा है उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब उस सॉल्यूशन को मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलूँगा। ठीक है, कि द सॉल्यूशन इन विच नो मोर शुगर कैन बी डियालोड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे
मैं और उसमें शुगर डियालो नहीं कर सकता, तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में देखेंगे कि मान के लोग मैं और शुगर पार्टिकल ऐड कर दिया, तो ये शुगर का जो पार्टिकल है, तो शुगर के पार्टिकल में हम लोग देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम जो ग्राम जितना भी ग्राम हो, तो जितना पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा उतना पार्टिकल वापस यहाँ पे भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि दोनों का रिएक्ट जो है सेम होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो शुगर में सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और शुगर अगर ऐड कर दिया हो तो उसमें से कुछ डियाल हो रहा है तो कुछ आ भी रहा है, मतलब मान लो मैं 10 पार्टिकल डाला हूँ, तो अगर ये 10 डियाल हो तो 10 यहाँ से फिर से मुझे मिल जाएगा। तो हियर वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम बोथ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम, कि दोनों यहाँ पे सेम होता है। तो इस तरीके से दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं इक्विलिब्रियम का, कि द स्टेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे कोई रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होता है, तो उसमें कोई एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, तब उसी पॉइंट को बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का कुछ नेचर भी होता है। ठीक है, तो दिस इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मीन्स मूवमेंट्स मीन्स कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक, तो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का कुछ जो है प्रोडक्ट में जा रहा है और कुछ प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम मीन्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं, स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पे एक उसका कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम ऑकर्ड ओनली एट क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अगर ओपन सिस्टम में रखोगे तो कभी वो रिएक्शन मतलब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्लोज्ड सिस्टम में रखोगे तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। ठीक है, वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा और वहाँ पे वो शांत पड़ जाएगा। ठीक, मतलब दोनों का रेट सेम हो जाएगा। तो हियर वी विल सी द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट अमाउंट इज इक्विलिब्रियम इज अटेंड ओनली एट क्लोज्ड वेसल। ठीक, एंड द सेकंड इज ऑलवेज डायनेमिक। It is always dynamic. Dynamic means both rate will be same. ठीक है, थर्ड पॉइंट एट इक्विलिब्रियम द मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि वहाँ पे मेजर करने वाला कि प्रोडक्ट का मान लो 1 लीटर है तो रिएक्टेंट भी 1 लीटर है। प्रोडक्ट की तरफ अगर प्रेशर 1 बार है तो रिएक्टेंट की तरफ भी प्रेशर 1 बार मिल रहा है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब देखेंगे, डेंसिटी वगैरह, तो दोनों में सेम होने वाला है, दोनों मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को और डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक तो डिफाइन करेंगे कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना शुगर डिसॉल्व कर चुके हैं उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी अलग डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolved in 100 gram solvent at constant temperature if the solute particle is solid and at constant pressure if the solute particles are gaseous in form। ठीक है, ये अगर सॉलिड पार्टिकल हमारा सॉलिड होगा तो वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर को बोल देना है, लेकिन अगर मान लो गैस भी आ जाता है तो प्रेशर, सॉलिड के लिए टेम्परेचर काम करेगा, गैस के लिए प्रेशर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और रिलेशन भी हम लोग बोल सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द मास ऑफ गैस मीन्स
कितना अमाउंट वहाँ पे डियालो हो रहा है। तो मास को मैं डायरेक्ट अगर सॉल्युबिलिटी यूज करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में मैं गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगा वो उतना ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा एम के और ये आ जाएगा पी। इसको बोलते हैं हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, ये होता है हमारा हेनरी लॉ। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ, लिख लेंगे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो जाएगा हमारा हेनरी लॉ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन बोल दिया हूँ तो लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद है एंड प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किस तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर में जितना डियालो होना था हम कर दिए, उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हियर इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियली विल बी जीरो, कि स्टार्टिंग में तो हमारा प्रोडक्ट बना ही नहीं था। अगर मैं ए से बी बनाता हूँ तो स्टार्टिंग अगर टी इज इक्वल टू मैं जीरो लेता हूँ तो ये मान लो 1 है तो ये तो जीरो होगा। अगर टाइम मैं टी मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड बाद देखता हूँ तो ये मान लो हमारा 1 है, मतलब ये अगर x से बना तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, मतलब स्टार्टिंग में जीरो था बाद में x से बना है। ये स्टार्टिंग में 1 था मतलब ऊपर था, बाद में थोड़ा कम हुआ है। तो हियर स्टार्ट इन इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक, आफ्टर सम टाइम्स वी विल सी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल डिक्रीजेस। ठीक है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, स्लोली इंक्रीजेस। ठीक, कि धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ ठीक है कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ता जाएगा। ये वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि हमें ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है, इसके बाद ये वाला देख रहे हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पे रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन दोनों सेम होने वाला है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दोनों पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो था, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, अब यहाँ से चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, इस कंडीशन पे इसका कंसंट्रेशन इतना में ही रहेगा, इसका कंसंट्रेशन इतने में ही रहेगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। तब इसको हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे पहुँच चुका है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टेंट बनेगा नहीं, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं। ठीक है, पिछला वाला ग्राफ था हमारा कंसंट्रेशन और टाइम के साथ, यहाँ पे देखेंगे रेट विथ टाइम। ठीक है, कि टाइम के साथ देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियली क्या था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे टाइम के साथ ये रेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और वापस देखेंगे कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि इनिशियली ठीक है ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये हमारा है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो स्टार्टिंग में देख रहे थे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन ज़्यादा था, रेट फास्ट था, इनिशियली ये जीरो कम था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ गए। मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जहाँ दोनों का रेट सेम होगा तब उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। अगला है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ऑलरेडी यू नो द होमो मीन्स सेम, ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफर। ठीक, तो पहले से हम लोग जानते हैं कि होमो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है। होमो मीन्स होगा सेम और जीनस मीन्स उसका फेज से मतलब है, फेज मीन्स स्टेट, और हेट्रो मीन्स डिफर। ठीक, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन आर प्रेजेंट इन सेम फेज और सेम स्टेट इज नोन एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम।
फेज ज़्यादा यूज होगा स्टेट के बजाय। स्टेट मीन्स सॉलिड तो सॉलिड, लिक्विड तो लिक्विड, गैस तो गैस, लेकिन फेज में दोनों का कॉम्बो पैक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफर है, ज़्यादा कुछ डिफर नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि होमोजेनियस मतलब यहाँ पे रिएक्शन है H2 + I2 कन्वर्ट इनटू 2HI। हियर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, मीन्स दिस इज गैसियस reactant, this is gaseous molecule and the products are also gaseous molecule। इस टोटल जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे सभी के सभी गैसियस फॉर्म में ही हैं। तब हम इसको बोलेंगे कि हमारा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। सेकंड देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है, ये तो हमारा गैसियस फेज है, ये लिक्विड फेज है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसीटेट रिवर्सिबल, ये हो जाएगा अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर, तो ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में है, तो अब इसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अगला है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम एट विच द स्टेट आर फेज ऑफ सब्सटेंसेस पार्टिसिपेटेड इन इक्विलिब्रियम आर डिफर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज। ठीक है, इन्वॉल्वड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा, ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इक्विलिब्रियम। तो द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज। तो देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में था, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स लाइम यहाँ पे सॉलिड में है, लेकिन CO2 यहाँ पे गैस फेज में है। तो कोई भी एक अगर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई एक भी अगर स्टेट में चेंज कर देता है, वेरिएबल दिखा देता है, तब उसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ध्यान देंगे, ये वाला डायरेक्शन देना कंपलसरी। ये डायरेक्शन जब तक नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। सिंगल डायरेक्शन दिए मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों तरफ दिए तब वहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल को ही लेके चलना है। तो मान के लो मैं एक रिएक्शन ले लिया, A + B इज इक्वल टू मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन C। स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C, बोथ आर डिफर। ठीक, हियर A कैपिटल B कैपिटल C, ये सब क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज ऑल आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वेयर स्मॉल a b c आर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है कि मान लो A की जगह पे मैं वाटर लिख दिया, B की जगह पे HCl लिख दिया, C की जगह पे HCl लिख दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन तब मैं A पे क्या लिखूँगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि तो सामने वाला हमारा कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं मान लो एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ कि मान के लो मैं ले लिया NaOH प्लस HCl, फिर एरो दे दिया यहाँ से मैं, ये हो गया हमारा NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे देखूँगा कि सबके सामने में कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है, तो ये 1 1 ही हमारा ABC है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स डायरेक्टली द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आर प्रेजेंट इन इट्स एक्सपोनेंशियल, मीन्स इसका पावर में प्रेजेंट होगा, जो भी यहाँ पे होगा 1 2 3 4 जो भी कोफिशिएंट होगा उसको सीधा सीधा यहाँ पे हमें पावर में दे देना है कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। ठीक है, K, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, KF यूज कर देता हूँ। ठीक है, या फिर सिंपली आगे मैं यूज करूँगा K, यहाँ पे सिर्फ K ले लेता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, A का पावर A, B का पावर B। तो हियर दिस ब्रैकेट इज रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला जो ब्रैकेट है तो अंदर में जो भी स्पीसीज है उसके कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, और इस कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर लीटर। याद रखेंगे इस चीज़ को कि ये वाला जो ब्रैकेट है मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगला KF और KB मीन्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में बताता हूँ
कि एक्स है प्लस वाई भी, ये रिवर्सिबल दे दिया, जेड सी कैपिटल सी, हियर एक्स वाई एंड जेड आर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, वेयर द वैल्यू मे बी 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ठीक है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है हमारा एक टर्म, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालना है देखते हैं कि के इज इक्वल टू, ये तो हमारा इसका हो गया ऊपर वाले का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अगर के को नहीं दूंगा तो मैं सीधा लिखूँगा यहाँ प्रोपोर्शनल, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ये लिखने वाला हूँ। बाद में मैं अगर इसको इक्वल टू में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा के एफ, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ठीक। अगला देखते हैं कि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का हो गया, बैकवर्ड का जस्ट अपोजिट होगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। when we increase the concentration of product then the rate of backward reaction will be also increase, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक। तो यहाँ पे आर एफ इज इक्वल टू ये हो गया, आर बी इज इक्वल टू के बी सी का पावर जेड, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर जेड। अब यहाँ पे देखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो वी कैन राइट द आर एफ इज इक्वल टू आर बी, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हियर आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए का पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई, सो हियर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड द वैल्यू ऑफ आर बी, ठीक। सो हियर के एफ अपॉन के बी, ठीक है, यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट कर देंगे, जैसे करते हैं यहाँ पे कुछ उसको डिजाइन कर देंगे कि के एफ के बी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी का पावर जेड अपॉन ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं के एफ और के वाई को भी अलग से चेंज कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी के सी, ठीक है। तो सी का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा और सी के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक। तो मैं के एफ के बी को के एफ के बी ना लिखे मैं सीधा सीधा के सी लिखूँगा, तब यहाँ पे मुझे मिलेगा कि के सी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन सी का पावर जेड अपॉन कंसंट्रेशन ए का पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन बी का पावर वाई, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लो कोई रिएक्शन इस तरीके से दिया है, इसके लिए मुझे के सी का वैल्यू लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ठीक है, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एक तो हो जाएगा हमारा आयोडीन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स H2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा I2, ठीक। यहाँ पे एक गलती हो रहा है हमसे, ठीक है, कि ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो हम इसको पावर में देना पड़ेगा, ठीक। ये होगा हमारा, और डायरेक्ट अगर मैं के एफ अपॉन के बी का वैल्यू अगर के सी रखता हूँ तो ये हो जाएगा HI पावर 2 अपॉन ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा हमारा I2, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। तो अब देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और ये वाला है, ठीक है। तो इसमें देखना, या तो देखो यहाँ पे फिलहाल रिएक्टेंट यहाँ पे मैं 2 लिया हूँ, तो 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या कि 4 में से कोई 3 चीज़ गिवन रहेगा, चौथा चीज़ निकालना रहेगा, ठीक है। 3 चीज़ गिवन रहेगा, चौथा चीज़ निकालना है। अगर के सी का वैल्यू निकालना है, ये सब चीज़ दिया तो ये फार्मूला फिट हो जाएगा। अगर मान लो मुझे HI का निकालना रहेगा, तब क्या होगा, HI इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा HI का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये के सी, और यहाँ पे हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा हमारा I2, ये हो जाएगा, ठीक। अगर मुझे I2 निकालना होगा तो I2 को मैं यहाँ पे लाऊंगा, KC को यहाँ भेज दूंगा। अगर H2 को निकालना है तो H2 को यहाँ लाऊंगा, KC को यहाँ भेज दूंगा। इस तरीके से डिफरेंट जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैसा हमें डिजाइन करके सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको एक अलग तरीके से अगर लिखना चाहो, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो मैं कंसंट्रेशन लिखा हूँ, लेकिन ये कंसंट्रेशन वाला टर्म इस इक्वेशन के लिए फ़िलहाल गलत होगा, ठीक। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँगा केसी का वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कि प्रेशर ऑफ HI
पावर में हो जाएगा स्क्वायर अपान ये हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे दे सकते हो छोटा वाला ब्रैकेट कि के सी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एच आई का पावर 2 ऐसे करके, और ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ I2। यहाँ पे हमें प्रेशर के टर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले में लिक्विड था इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा था, लिक्विड मीन्स मोलारिटी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रेशर है, गैस मीन्स प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट ना देके ऐसा ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे प्रेशर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिलेटेड कैलकुलेशन।